Hello students. So we are studying chapter force and laws of motion. Till now we have studied about first law of motion, force, inertia. ठीक है, इतना सब पढ़ा हमने और एग्जांपल्स पढ़े inertia की. So before starting the next topic, I want to discuss something with you. What I want to discuss is, suppose we have a truck and a bike. हमारे पास एक ट्रक है और बाइक है. ठीक है, दोनों 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहे हैं. दोनों 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहे हैं. तो कौन सा ज्यादा हिट करेगा? अगर दोनों को हम दीवार में मार रहे हैं, दोनों दीवार में जाके लग रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? किसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? किससे ज्यादा फोर्स से टकराएगा? ट्रक से टकराएगा. ठीक है, ठीक है ना, ट्रक से टकराएगा. वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, पर मास किसका ज्यादा है? ट्रक का ज्यादा है बाइक से. ठीक है, तो ज्यादा तेज उसका इफेक्ट किस पे होगा? ट्रक पे होगा. दैट इज राइट. समझ आ गया? ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सपोज मेरे पास एक बुलेट है. बुलेट मतलब गोली, बंदूक की गोली. ठीक है, बुलेट है. एक बार मैं उसको गन से फायर कर रहा हूँ, बुलेट को एक बार गन से फायर कर रहा हूँ, और एक बार हाथ में बुलेट लेके यूं मार रहा हूँ. ठीक है, एक वुडन के ब्लॉक में एक बार गन से फायर कर रहा हूँ और एक बार हाथ से लेके यूं से मार रहा हूँ. आप सबको पता है किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? ठीक है, सबने सही सोचा. किसका? गन से इफेक्ट ज्यादा होगा. गन से जो गोली है, जो बुलेट है, वो वुड के अंदर पियर्स कर जाएगी. ठीक है ना, और हाथ से मारूंगा तो नहीं इफेक्ट होगा. ठीक है, इसमें क्या था? इसमें मास तो सेम है, दोनों बुलेट है, एक बार गन से लग रही है और एक बार हाथ से मार रहा हूँ. ठीक है, मास सेम है, पर डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी का डिफरेंस है ना. ठीक है, वो बहुत तेज जा रही है गन से एकदम से, और वो हैंड से फेंक रहा हूँ, उतनी तेज नहीं जाएगी. ठीक है, तो इसमें क्या था? मास सेम है, वेलोसिटी का डिफरेंस था. तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ. ट्रक और बाइक वाले में क्या था? ट्रक का मास ज्यादा था, ठीक है, बाइक से, पर वेलोसिटी सेम थी. ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा था वो ज्यादा इम्पैक्ट हुआ. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है, ठीक है, वो कुछ ऐसी क्वांटिटी है एक, जो कि मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है. ठीक है, और मास और वेलोसिटी के दोनों प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है. कभी मास ज्यादा हुआ, वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो कुछ इफेक्ट हुआ, और कभी वेलोसिटी ज्यादा है, मास इक्वल है, तो कुछ इफेक्ट हुआ. ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है. तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम. एक न्यू वर्ड है आपके लिए, मोमेंटम. ठीक है, बहुत इजी है. मोमेंटम ध्यान रखना है, MOMENTUM. मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. किसका प्रोडक्ट है? मास और वेलोसिटी का. ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. जब इसको जो हम डिफाइन करते हैं इसको, या इसको डिनोट करते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं. किसी बुक में आपको स्मॉल पी से मिलेगा, किसी में कैपिटल पी से मिलेगा. ठीक है, मोमेंटम कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. ठीक है, यहां लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी. ठीक है, पी से डिनोट करते हैं. अभी आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़े हुए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. एक जस्ट बता देता हूँ. स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कि 1 किलोग्राम हमने फ्रूट लिया. ठीक है, 1 kg फ्रूट, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ बस मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी. तो जो ये मोमेंटम है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. जो हमारे पास ये मोमेंटम है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, जो मोमेंटम भी हमारे पास वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, तो अब ये प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का है. मास और वेलोसिटी का अगर हम इसका, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक चीज और लिख लेते हैं, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में ही मोमेंटम होगा, क्योंकि m तो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. m तो सिर्फ एक मास, एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है. ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल अब आपको समझाऊं, जो बोल रहा था मैं, किसका था? ट्रक एंड बाइक. ट्रक और बाइक का एग्जांपल लिया था, ट्रक और मोटरसाइकिल का एग्जांपल लिया था. ठीक है, इसमें क्या था? वेलोसिटी सेम थी हमारे पास,
ठीक है, से 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम थी, बट मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ बाइक। ट्रक का मास ज्यादा है ना बाइक से, ट्रक का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है ट्रक का, वेलोसिटी सेम है, जिसका मास तो मल्टीप्लाई किसका ज्यादा होगा। सपोज एक बार में ट्रक का सपोज 3 मास है, वेलोसिटी सेम है 2, और बाइक का 1 मास है, वेलोसिटी सेम है 2, तो इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, और ये 2, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ट्रक का ज्यादा होगा मोमेंटम। सो मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर ट्रक देन बाइक, मोमेंटम ज्यादा होगा। ये एग्जांपल को बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट में जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा मोमेंटम होगा, मतलब वो उतनी तेज से। एक अब आप एक और चीज सोचो, एक ट्रेन आ रही है एक स्पीड से, ठीक है, और एक बाइसिकल आ रही है उतनी स्पीड से, ठीक है, सेम स्पीड से आ रही है, तेज से आता क्या दिखेगा, तेज से आता क्या दिखेगा, ट्रेन दिखेगी ना हमारे को तेज से आती, क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी भले ही दोनों की सेम है, दोनों सपोज बहुत आराम से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, बट क्या है, ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत 20 किलोमीटर भी बहुत तेज दिखता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, क्या यूनिट होगी मोमेंटम की, मास की क्या यूनिट होती है, ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब तो मोशन चैप्टर में वेलोसिटी का पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड, मास क्या होता है केजी, तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मोमेंटम की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है हमारे पास, अब मोमेंटम समझ लिया हमने, मोमेंटम क्या है, ठीक है, और ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब मोमेंटम समझ लिया, तो इसके आगे हम जाते हैं नेक्स्ट लॉ पे, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। नेक्स्ट लॉ क्या है वो समझेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था, बॉडी जब तक रेस्ट में रहती है या मोशन में रहती है, जब तक उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वही एग्जांपल लेके समझो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो एग्जांपल लेके समझो। क्या एग्जांपल, कि ट्रेन और बाइक दोनों आ रही है, ठीक है, ट्रेन और बाइसिकल या बाइक दोनों आ रही है, दोनों सेम स्पीड से आ रही है, ठीक है, एक का मास ज्यादा एक का मास कम है, ठीक। तो हमारे को अगर रोकना हो, ठीक है, अगर हमारे को उसको रोकना हो, ट्रेन को भी रोकना हो, आगे खड़े हो गए हम ट्रेन के, और बाइक को भी रखना हो, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो ट्रेन को रोकना हो तो हम ट्रेन को रोक पाएंगे या बाइसिकल को, बाइसिकल को रोक पाएंगे, ठीक है ना, ट्रेन को तो नहीं रोक पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है, ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मैंने बताया अभी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है ट्रेन का, तो उसके ऊपर ही सेकेंड लॉ बेस है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, यहां लिखते हैं हम, सेकेंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force and takes place in the direction of force, ठीक है। इसने क्या बोला, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कि जैसे जो हम मोमेंटम किसका ज्यादा था, ट्रेन का ज्यादा था बाइसिकल से, ठीक है, तो मोमेंटम ज्यादा था, तो हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी ना उसको रोकने के लिए, वही सेकंड लॉ है, ठीक है। टाइम ज्यादा लगेगा, क्या चीज, ये क्या बोलता है सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपका कहोगे सर ये रेट ऑफ चेंज क्या है, आपके लिए नई चीज है। रेट ऑफ चेंज क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम समझते हो, ठीक है, किसी भी चीज का चेंज मतलब फाइनली माइनस इनिशियल, ठीक है, जो पहले था कुछ मोमेंटम था, ठीक है, कुछ बाद में मोमेंटम था, ठीक है, कुछ पहले मोमेंटम था, मैंने किसी चीज को धक्का दे दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसका मोमेंटम चेंज हो गया, बाद में उसका कुछ न्यू मोमेंटम था, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो क्या हो गया? चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जब भी हम रेट की बात करें, रेट होता है मतलब टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज के आगे ऐसे लिखा होगा ना सब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसका मतलब होता है वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसमें लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मींस मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो सेकंड लॉ क्या बताता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो बाद में मोमेंटम था, जो पहले मोमेंटम था, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। यही तो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है मेरा सेकंड लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ में हमने क्या हमें पता लगता है? सेकंड लॉ में हमें फोर्स के बारे में पता लगता है, फोर्स का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ के बारे में। तो क्या लिखेंगे इसको? सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m, सपोज मेरे पास बॉडी है मास m की, कोई भी जब हम डेरिवेशन करते हैं फिजिक्स में तो उसमें पहले लेके चलते हैं ना क्वांटिटीज क्या क्या चाहिए हमारे को। सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी, या मूविंग विद ऐसे लिखिए, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिया था आपने, मोशन चैप्टर में करा होगा ग्राफ, ठीक है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u ऑन अप्लाइंग फोर्स F, let its velocity becomes v, ठीक है। हमने किसी चीज पे फोर्स लगाई, किसी को धक्का लगाया, उसकी पहले वो u वेलोसिटी से चल रहा था, हमने फोर्स लगाई F कुछ और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी v, कितने और कितने टाइम के लिए धक्का लगाया? इन टाइम t, t टाइम के लिए कुछ हमने उसको फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी u से v में चेंज होगी, ठीक है। सो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चला? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये है। इससे पहले फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? आप सोचिए, मोमेंटम हमने क्या पढ़ा है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास तो सेम ही है ना, ठीक है। अगर हम किसी बाइसिकल को धक्का लगा रहे हैं तो बाइसिकल को ही धक्का लगा रहे हैं, मास तो उसका सेम ही है, चाहे फाइनल की बात करें इनिशियल की। चेंज क्या है? वेलोसिटी चेंज है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। धक्का मारने के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी थी ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी। तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम भी आ गया, इनिशियल मोमेंटम भी आ गया। अब मैं यहां पर करूंगा, ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेटा मतलब होता है अभी इक्वल टू नहीं है यहाँ, ठीक है। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज्यादा ये चेंज होगा उतना ही ये चेंज होगा, ठीक है। सपोज ये 5 टाइम्स चेंज हुआ तो फोर्स भी 5 टाइम्स चेंज, उस डायरेक्टली लिंक है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो यहाँ फोर्स कितना आ गया? फाइनल मोमेंटम कितना है मेरे पास? mv माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? t। तो ये फॉर्मूला आ गया, सब समझते हैं। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, टाइम, ठीक है। m, इसको m कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्या बन जाएगा? v माइनस u, और इसके डिवाइड में क्या है? t, ठीक। mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। इतना समझ आ गया सबको? कुछ नहीं किया मैंने, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू डाली, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू डाली और टाइम की वैल्यू डाली, ठीक है। अब आपने
एक और चीज पड़ी है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसका जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है आप सबने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबने पढ़ा है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अगर मैं इस u को यहाँ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ए टी। ठीक है, और इस t को भी नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, a। इतना आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से a कितना आ गया, v माइनस यू बाई टी आ गया। यहाँ मेरा क्या है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं a लिख सकता हूँ। ठीक, तो मेरा यहाँ से फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, मास इनटू v माइनस यू बाई टी क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम इसके आगे, पुट दिस इन इक्वेशन, उसको कुछ नाम दे देते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको पुट करें, तो पुट कर दी इक्वेशन 1 में, f क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और जब इसका मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, ये हटाऊंगा तो कुछ यहाँ कांस्टेंट आ जाता है, k से लिख दिया हमने उसको, कुछ भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आती है, आपको नहीं जानना क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट आता है। और इसकी k की वैल्यू क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे इस कांस्टेंट की वैल्यू मान ली, k की वैल्यू होती है 1। तो इससे मेरे पास फोर्स क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मेरा पास फोर्स क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। इससे क्या पता चला हमारे को, सेकंड लॉ से हमें फोर्स के बारे में पता चला। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और सेकंड लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उससे हमने क्या किया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, टाइम के साथ डिवाइड करने पे फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला और वहां से एक्सीलरेशन निकाल लिया। फिर क्या किया हमने, v माइनस यू बाई टी की जगह एक्सीलरेशन पुट कर दिया। ठीक है, तो f इक्वल टू के एम ए, और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया जो आपको याद रखना है, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या याद रखना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो हमारे को जो पता चला इससे, जो हमारे को सेकेंड लॉ से पता चला, हम सेकेंड लॉ से क्या जान पाए, हमें फोर्स के बारे में पता चला। ठीक है, फोर्स क्या होती है वो हमारे को पता चला। फोर्स की एसआई यूनिट में पहले बता चुका हूं, यहां लिख देता हूं। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, बता चुका हूं ना मैं, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सबको पता है, इसको एन से भी डिनोट करते हैं हम, एन कैपिटल एन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन। और अगर मेरे को केजी में लिखनी पड़े, यहां से फॉर्मूले से लिखूं तो केजी ये किस में होता है, मास, केजी में। और एक्सीलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता है ना आप सबको एक्सीलरेशन कैसे होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, v अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर सेकंड माइनस 1, सेकंड माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर सेकंड माइनस 2। तो ऐसा यूनिट किसकी क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड मतलब इस सेकंड इनवर्स है, -2 इसलिए लिखा है, अपॉन में आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास फोर्स की यूनिट आ गई। अब कोई पूछे हमें फोर्स की डेफिनेशन बताओ, फोर्स है क्या, एक यूनिट फोर्स किसके इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ अगर 1 यूनिट फोर्स की बात करें, 1 यूनिट फोर्स, तो मेरे पास 1 यूनिट फोर्स क्या आएगी। ठीक है, 1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू, ऐसे बताएंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 1 यूनिट। ठीक है, इसको 2-3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 यूनिट फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स,
amount of force that produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। यही तो है ना, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। जब मैं यहाँ 1 kg मास की बॉडी है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगी, तो ये कितना हो जाएगा फोर्स 1 न्यूटन या 1 यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, 1 न्यूटन या 1 यूनिट ऑफ फोर्स। जब इसको कभी भी हमें डेफिनेशन लिखना होता है फिजिक्स में, हम इसको 1 kg बोल दिया, इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दिया, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो ये 1 यूनिट फोर्स आ जाएगी या 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। ये 1 यूनिट फोर्स की डेफिनेशन है। तो ये आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसमें एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल्स क्या हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, कोई प्लेयर बॉल कैच कर रहा है, तो बॉल कैसे कैच करता है आपने देखा होगा, शायद सबने देखा होगा। कैच आ रही होती है, ऐसे पीछे ले जाके कैच करता है। ठीक है, अपने हैंड्स को पीछे ले जाते हैं ना, बॉल के साथ से यूं पीछे ले जाके कैच करता है। ऐसा क्यों? ठीक है, बेसिकली जब वो पीछे ले जाता है वो क्या करता है, इस टाइम को इंक्रीज करता है। ठीक है, इस टाइम को इंक्रीज करता है, इस टाइम को इंक्रीज करता है। धीरे धीरे क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसकी। जैसे जैसे बॉल हाथ में आती है ऐसे पीछे कैच करता है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, टाइम इंक्रीज होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिनोमिनेटर में ना ये ज्यादा तो ये कम। ठीक है, 3/5 करें या 3/6 करें तो वैल्यू किसकी कम आएगी, 3/6 वाले की, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज्यादा क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स कम लग रही है, इसलिए उसको चोट हाथ पे कम लगती है। ठीक है, कम हर्ट होता है। ठीक, सेकेंड लॉ का एक तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर मेक्स हिज हैंड्स बैकवर्ड। ठीक है, व्हेन कैचिंग द बॉल। एक और चीज है, जब हाई जंप करते हैं, ठीक है, जब हाई जंप करते हैं तो जंप करने के बाद आके मैट्स पड़े होते हैं ना, फॉर्म पड़े होते हैं, गद्दे पड़े होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, फॉर्म के सीधा जमीन पे तो नहीं गिराते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसमें भी यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। क्या होता है उसमें, जब हमने हाई जंप किया, हाई जंप करके जिसने जंप किया दूसरी साइड गिरा, गद्दे, अगर गद्दे नहीं है, सपोज गद्दे नहीं है तो क्या, डायरेक्ट जमीन पे गिरेगा, चोट लगेगी। ठीक, अगर गद्दे हैं, ठीक, फॉर्म पड़ा है, तो उसमें क्या होता है, मैट्रेस है, तो जब कोई गिरेगा तो वो प्रेस होंगे। ठीक है, मैट्रेस प्रेस होंगे, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ना, उसको जमीन के साथ कांटेक्ट में टाइम ज्यादा लग रहा है, एकदम जमीन पे लगने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा, फोर्स कम होगी, उसको चोट कम लगेगी। ठीक है, तो ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ठीक, उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स कम लगेगी, तो इसलिए हाई जंप में आगे गद्दे भी साथ हैं, सीधा जमीन पे नहीं वहां पर फॉल करने देते। ठीक, और एक और चीज आपने देखा होगा, कराटे, जूडो कराटे के प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कई बार स्टेज पे आके दिखाते हैं कि वो ब्रिक्स पड़ी होती हैं, वो बहुत सारी 6-7 ब्रिक्स एकदम से यूं मारते हैं और सारी ब्रिक्स टूट जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वो सपोज ब्रिक्स पड़ी हैं, उसने वो एकदम से यूं मारते हैं, उठाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम टाइम के लिए वो इस पे फोर्स लगाते हैं, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं। तो जब कम टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी ना। ठीक है, एकदम से उस पर इम्पैक्ट करते हैं, इम्पल्स बहुत ज्यादा होता है उसका। ठीक, जैसे ही मारा, ठीक है, और वो ब्रेक होगी, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स क्या होगा, कम टाइम में फोर्स बहुत ज्यादा होगा और वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, और हमारा यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, खत्म होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव करते हैं। एक छोटी सी चीज है आपकी, देख लीजिए, फर्स्ट लॉ कैसे बना सकते हैं। सपोज ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, इफ फोर्स इज जीरो। अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब मेरा मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास तो होगा ना बॉडी का, जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है। किसी चीज की एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, ये जीरो है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा, v माइनस यू जीरो है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू यू, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या होगी, मेरी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, कब, जब मैंने फोर्स जीरो किया। यही तो फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या कहता था
if there is a body is move continuous, body moves continuous with its velocity unless it is compelled by external force. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक बॉडी जैसे मूव कर रही है वैसे मूव करती रहेगी. जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जब तक बॉडी जैसे मूव कर रही है वैसे मूव करती रहेगी. जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी. तो हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा आज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है. थैंक यू.